हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है पिता की वसीयत। बुढ़ापे में जब शरीर शिथिल होने लगता है तो दिमाग ज़्यादा तेज दौड़ने लगता है। मन के घोड़े एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शेखर अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसकी नज़र अपने पिता की प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन पिता ने अपनी वसीयत कुछ अलग ढंग से बनवाई। जितनी जल्दी हो सके उनका सब कुछ अपने नाम करवा लो, तभी हमारी ज़िंदगी सुकून से चल सकती है। आज सबके सामने हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई। आज की पार्टी देखकर मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने हमारी ओर से ऐसी पार्टी की कभी कल्पना भी नहीं की होगी शेखर। काश हमारे पास ढेर सारा रुपया होता तो हम आए दिन ऐसी ही पार्टी करते रहते। शेखर ने कहा, चिंता क्यों करती हो? पापा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। उनके अपने खर्चे तो कुछ है नहीं। उनके जाने के बाद वह सब कुछ हमारा हो जाएगा और फिर हम सब कुछ बेचकर ऐसे ही ऐश करेंगे। तुमने उन्हें वसीयत के बारे में याद दिला दिया था ना? पापा से कहने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। मम्मी से कई बार कह चुका हूँ, वे हर बार यह बात टाल जाती हैं। हमारे अपने खर्चे अब तनख्वाह से पूरे नहीं होते हैं। बैंक बैलेंस की हालत तुम देख ही रहे हो। किटी पार्टीज और क्लब मेंबरशिप में बहुत रुपए निकल जाते हैं। यही हाल रहा तो कुछ समय बाद परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ सुमन, लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं है। तुम एक बार जाकर उनसे बात कर लो कि वह जल्दी से जल्दी सब कुछ हमारे नाम कर दें, जिससे हमारी ज़िंदगी इसी तरह ऐशो आराम से गुजरती रहे। शाम का समय था। शेखर की मम्मी ममता और पापा राकेश साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बज उठी। ममता ने चाय का कप मेज पर रखा और चश्मा लगाकर मोबाइल पर नाम पढ़ने लगी। बेटे शेखर का नाम पढ़ते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। राकेश समझ गए कि बेटे का फ़ोन है। वह बोली, कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ मम्मी, शेखर ने उत्तर दिया। ममता बोली, बहुत दिनों से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। हमारा ध्यान तुम पर ही लगा रहता है। इस उम्र में अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाया करें मम्मी, सांसारिक मोह माया में नहीं। आपने वसीयत के बारे में क्या सोचा है? अभी मैंने तुम्हारे पापा से बात नहीं की है। कितना समय लगा दिया है आपने इतनी सी बात पूछने में? यह काम समय रहते हो जाना चाहिए। आप जानती ही हैं, आप दोनों उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ पर बीमारी और दुख बताकर नहीं आते। फोन पर नाम पढ़ते हुए जो चमक ममता के चेहरे पर आई थी वह गायब हो चुकी थी। उसने मोबाइल वापस मेज पर रख दिया और चुपचाप चाय पीने लगी। क्या कह रहा था तुम्हारा जिगर का टुकड़ा? राकेश ने पूछा तो ममता ने सूनी आंखों से उनकी तरफ देखा। हर बार वसीयत की बात कहता है। हमारे सुख दुख से जैसे उसे कोई वास्ता ही नहीं रह गया। एक बार भी नहीं पूछा आप और पापा कैसे हैं। आज उसके फ़ोन ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है ममता। शेखर की बात अपनी जगह पर सही है। जैसा भी है अपनी औलाद है। कुछ भी कह लो, घुमा फिरा कर हमारी सारी अपेक्षाएं और उम्मीदें औलाद पर ही आकर टिक जाती हैं। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमें कोई ऐसा रोग लगे जिससे हमें दूसरे का मोहताज होना पड़े। मोहताज तो हम आज भी किसी के नहीं हैं और ना कभी होंगे। अपने जीते जी हमने इतनी कमाई जरूर की है कि अपना ख्याल खुद रख सकें। कभी अपने हाथ से नहीं कर पाएंगे तो किसी को मदद के लिए रख लेंगे, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। शेखर की मम्मी पापा को घर में कोई परेशानी नहीं थी। नौकर चाकर सब काम निपटा जाते। मोबाइल पर ऑनलाइन सुविधा होने के कारण घरेलू सामान व बिल आदि भरने की कोई टेंशन नहीं थी।
ममता और राकेश जी दोनों शाम के वक्त पार्क में टहलने जाते थे और वहाँ पर हम उम्र लोगों से बातें करके खुश होते थे, पर आज उनके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी। आज बात करते करते कब वक्त बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला और वह बहुत देर से लौटे। घर लौटकर पहुँचे तो काम वाली बाई उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। आज आने में जरा देर हो गई। तुम कब आई कमला? अभी आई हूँ दीदी, ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। मुझे चिंता हो रही थी आप लोग कहाँ चले गए, कहीं जाते हैं तब उसकी खबर पहले कर देते हैं। ममता सोचने लगी, जीवन भर इंसान परिवार के लिए कितनी मेहनत करता है और आखिर में उसके हाथ क्या लगता है। बच्चे बड़े होते ही अपने रास्ते चल देते हैं, पीछे से बूढ़े मम्मी और पापा उन्हें याद करने के लिए रह जाते हैं। कमलाबाई भी अपने परिवार के लिए दिन रात काम में जुटी रहती थी। ममता को भी शेखर की याद आ जाती है कि वह किस तरह माँ से दूर नहीं रहना चाहता था। पढ़ाई के दौरान शेखर का मन हॉस्टल में बिल्कुल नहीं लगता था। कभी वे उससे मिलने वहाँ चले जाते तो कभी वही छुट्टी लेकर घर आ जाता। हॉस्टल के शुरू के 2 साल शेखर ने बड़ी मुश्किल से गुजारे। तीसरा साल शुरू होते ही सुमन उसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आ गई। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदल गई। डिग्री मिलते ही शेखर को एक अच्छी नौकरी मिल गई। सुमन की पढ़ाई अभी बाकी थी। शेखर को जब भी समय मिलता वह मम्मी और पापा के पास आने की बजाय सुमन से मिलने चला जाता। ममता और राकेश जी इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। सुमन की पढ़ाई पूरी होते ही उसे एक जॉब मिल गई। ममता और राकेश जी ने सुमन और शेखर के विवाह के लिए हामी भर दी थी। दोनों परिवारों की रजामंदी से सुमन और शेखर का विवाह प्यार बंधन से बनकर शादी के बंधन में बंध गया। सब खुश थे। शेखर के पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। शादी के बाद एक हफ्ते घर रहकर वे हनीमून पर निकल गए। वहीं से वे दोनों अपनी अपनी नौकरी पर चले गए। उन्हें जब भी मौका मिलता वे घर आने की बजाय घूमने निकल जाते। सुमन को अपने मम्मी और पापा से विशेष लगाव था। अक्सर वह उनसे मिलने चली जाती। धीरे धीरे दोनों इतने व्यस्त हो गए कि घर आना तो दूर, फोन पर बात करने का भी उनके पास समय न था। सुमन कभी ममता और राकेश को अपने माता पिता का स्थान नहीं दे पाई। धीरे धीरे उनकी शादी को 6 वर्ष हो गए और वह दोनों 2 बच्चों के माता पिता भी बन गए। ममता और राकेश जी कभी कभी अपने पोती पोतों से मिलने चले जाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शेखर उन पर वसीयत करने का जोर डाल रहा था। राकेश जी की नौकरी से रिटायर हो गए थे। वे पत्नी के साथ आराम से अपने दिन बिता रहे थे। शेखर को मम्मी और पापा के सुख दुख से कोई मतलब ना था, लेकिन उनकी अर्जित की हुई संपत्ति से बहुत लगाव था। शेखर ने स्पष्ट शब्दों में कभी नहीं कहा, सब कुछ मेरे नाम कर दो, लेकिन उसके कहने का आशय वे भली भांति समझ रहे थे। आज ममता की आंखों के भाव देखकर राकेश का मन कसैला हो गया था। उन्हें लगा जो बेटा जीते जी उनका नहीं हो सका वह उनके जाने के बाद माँ को कभी नहीं पूछेगा। रह रहकर यही बात उनके दिमाग में घूम रही थी। उन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। वह उनके हर सुख और दुख की साथी रही। आज राकेश की आंखों में नींद न थी। पता नहीं क्यों पत्नी की सुरक्षा को लेकर उन्हें बहुत डर लग रहा था। सारी रात करवट बदलते गुजरी थी। सुबह वे देर से उठे। ममता ने आकर पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राकेश ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मेरे लिए नाश्ता लगवा दो। घर से निकलकर राकेश सीधे कचहरी पहुँचे। वहाँ अपने वकील से मिले और फिर उसे पूरी बात समझा दी। वकील से मिलकर राकेश को लगा जैसे उन्होंने अपनी सारी परेशानी उसके सिर डाल दी।
घर आकर वे अपने को काफ़ी हल्का महसूस कर रहे थे। आज राकेश जी ने ममता से कहा कि चलो कचहरी चलना है, क्योंकि मैंने अपनी वसीयत तैयार कर ली है। आज मैं तुम्हारे बेटे की इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। राकेश को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वकील ने आकर कहा, एक बार वसीयत पढ़कर सुना देता हूँ, अभी भी कुछ बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने वसीयत पढ़कर सुना दी, जो कुछ इस तरह थी। मैं राकेश कुमार अपने होशो हवास में अपनी समस्त चल और अचल संपत्ति अपनी धर्मपत्नी ममता के नाम करता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरी समस्त चल और अचल संपत्ति की एकमात्र वारिस मेरी पत्नी होगी। वे उसका उपयोग अपने ढंग से करने के लिए स्वतंत्र होगी। वकील के कहे हर शब्द के साथ ममता के चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ बदलने की गुंजाइश नहीं है। ममता हौले से बोली, यह आपने क्या किया? तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है ममता। शेखर बहुत दिनों से कह रहा था ना कि अपने होशो हवास में रहते वसीयत कर दो। उसका आशय मैं अच्छे ढंग से समझ रहा था। मुझे शेखर के जज्बात की कोई चिंता नहीं। जब उसे हमारी परवाह नहीं तो हम उसकी परवाह क्यों करें? एक ना एक दिन तो हम दोनों में से किसी एक को अपनी जीवन यात्रा पर अकेले आगे जाना होगा। अभी तक सब कुछ मेरे नाम है, तुम्हारे कुछ नहीं। तुमने कभी इसकी शिकायत तक नहीं की। अगर मैं पहले निकल गया तो मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? शेखर तुम्हारे साथ किस ढंग से पेश आएगा? इसीलिए मैंने वसीयत तुम्हारे नाम की है, ताकि तुम अपनी बची हुई जिंदगी आराम से जी सको। पूरे 15 दिन बाद शेखर का फ़ोन आया और उसने अपनी बात एक बार फिर से दोहरा दी। चिंता मत करो बेटा, पापा ने वसीयत कर दी है। यह सुनकर शेखर खुश हो गया। ममता ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। यह सुनकर शेखर के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया? ममता जी सोचने लगीं, पता नहीं अब कब बेटे का फ़ोन आएगा। उन्होंने फ़ोन रख दिया और अपने पति की लंबी आयु की कामना करने लगीं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।